हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता ही है कि एक बार फिर बीपीएससी ने प्रीलिमिनरी की डेट जो डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए ऐसे में आप लोगों के पास वास्तव में टाइम बहुत कम है और पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अपने पेशेंस को खोने की ज़रूरत नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति से आप तैयारी करिए और मेरे इस लेक्चर का बेनिफिट अधिक से अधिक लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यानी कि माल विक्रय अधिनियम 1930। इसको मैं आज इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि कौन से सेक्शंस प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से सेक्शन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग सारे लोग अपने बैरक से अच्छे से इसको टिक लगा लीजिएगा और इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जब तक किसी एग्ज़ाम को किन सेक्शन को नहीं पढ़ना ये नहीं जानेंगे, तब तक हम उसको अच्छे से तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कि पहले देखते हैं कि कौन से सेक्शन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखिए, इस कॉलम में प्री के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेंगे। तो आप देखिए पहले में क्या दिया है कि सेक्शन 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 को आपको देख लेना है, ठीक है। क्योंकि 1, 2, 3 में बेसिकली क्या है कि इस एक्ट का पूरा नाम है, वो एक्ट कहाँ तक इन्फोर्स होता है, कब इन्फोर्स हुआ है, वो एक्सटेंड कहाँ तक करता है, उसका विस्तार कहाँ तक, सारी बातें दी हुई हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 में देख लीजिएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका है 4, 5, 6, 7, 8। ये भी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और आपको पता है कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन 9 है, 11 है, 12 है, 13 है। यहाँ से भी प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 14, 16, 17 यहाँ पे भी देखना है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर 18, 19, 20 ये भी सेक्शन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक रीडिंग प्री के लिए पढ़ना है, ठीक है। और 25, 26, 27 ये भी क्वेश्चन, ये भी सेक्शंस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर 36, अब देखिए यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी की बात की गई, इसलिए यहाँ पे 36, 37, 38, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 45 ये अनपेड सेलर की बात करता है, यानी कि असंदत विक्रेता क्या होता है, तो इसको भी देखना है कि असंदत विक्रेता क्या है, उसके कौन कौन से राइट हैं और क्या क्या है, यानी 45 से लेकर के 49 तक इधर इम्पॉर्टेंट है। और फिर 50, 54, 55, 56 इसमें ये भी प्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। 59, 60, 66 और 64 और 66 इन सेक्शन को आप एक बार प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं कि मेंस के लिए क्या, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो हो मेंस में भी पूछा जाता है बिहार जुडिशरी में, और ये कॉमर्शियल लॉ के पेपर में आता है, यानी वाणिज्यिक विधि के उसमें आता है। और ये 2 क्वेश्चन इसमें रहता है, आप उसमें 2 क्वेश्चन कर सकते हैं या 1 भी कर सकते हैं। तो अब ये आप जब आप पढ़ेंगे तो प्री के साथ साथ थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करेंगे, क्योंकि सिर्फ प्री पास करने से आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब मेंस के लिए देखें क्या है, तो यहाँ पे देखना है कि हमने लगाया कि सेक्शन 4, 5, 6 ये क्या है। यह सेक्शन 4 में दिया है सेल के बारे में दिया कि विक्रय क्या होता है, विक्रय कैसे किया जाता है, सेल कैसे बनाया जाता है, हाउ सेल मेड, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आपका आ गया सेक्शन 12, 13, 14, 15। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि मेंस के लिए क्या है कि कंडीशन और वारंटी क्या होती है, यानी कि शर्त और वारंटी क्या होती है, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। सेक्शन 16 और 17 इसमें भी कैवेट इम्पिटर का प्रिंसिपल है, क्रेता सावधान का प्रिंसिपल है, और 17 जो है सैंपल के बारे में दिया। इसके बाद 16 और 17 के बाद हम आते हैं 26 और 27। ये दोनों सेक्शन से मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए 26 और 27 को आपको मेंस के लिए अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद 31, 36 और 37 इसमें जो होता है वो गुड्स के डिलीवरी का एक रूल बनाया गया है, यानी माल के परिधान के बारे में नियम बनाए गए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर माल गुड्स जो
मांगा गया उससे डिफरेंट गुड्स दिया जा रहा है, या उसका अमाउंट कम है, उसके बारे में क्या रूल है, वो 31 से लेकर के 37 तक उसमें दिया गया है, इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका 45, 46 और 47। इसमें दिया है कि अनपेड सेलर कौन है, अनपेड सेलर की क्या राइट्स होती हैं, क्या लाइबिलिटीज होती हैं, ये सारी चीज़ देना। और ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको। ये आपका ये 45, 46, 47, इधर आपका 4, 5, 6, इधर 12, 13, 14 और इधर 16, 17 और 26 और 20, ये बहुत ही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मेंस पे इस पर शार्ट नोट्स अच्छे से बना लेंगे केस लॉ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आता है 49 और 50, ये भी सेक्शंस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और लास्ट में आप 54 कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेलर के राइट्स दिए गए हैं कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि अब इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब प्री की तैयारी करते हैं तो किसी भी सेक्शन को, किसी भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप आज की डेट में कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जानना होगा इस एक्ट का क्या नाम है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसी को शॉर्ट में सोगा बोलते हैं। ठीक है, और इसका हिंदी में क्या है, इसका है माल विक्रय अधिनियम 1930। तो इस एक्ट का नाम और ईयर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वो ऑप्शन में ईयर का वो दे देते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज़ नोन एज, ईयर दे दिया कभी 1930 कभी 1932, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि यहाँ पे देखना है कि इस एक्ट में टोटल सेक्शंस कहाँ हैं। देखिए ये आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है, तो कभी कभी सेक्शन भी पूछ दे दिया जाता है, तो हम छोटी सी लापरवाही के नाते हमारे एक क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो हमारा जो है क्या होगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये भी जानना है कि टोटल सेक्शन कितने हैं, 66 सेक्शंस हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल चैप्टर यहाँ पे आपको देखना है, टोटल चैप्टर कितने हैं, यहाँ 7 टोटल चैप्टर हैं, ये भी देखना है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस एक्ट का नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ट नंबर 3 है 1930 का, इसका सीरियल नंबर क्या है, 3 है, तो 3/1930 इसका एक्ट नंबर हो गया। ठीक है, अब इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्रियम्बल क्या है, इसकी उद्देश्य क्या है, इसको आपको जानना है कि क्या है, टू define and to amend the law relating to sale of goods, यानी इसका उद्देश्य क्या है कि परिभाषित करना और संशोधित करना, किसको, जो माल विक्रय के बारे में कोई नियम है उसको परिभाषित करना और संशोधित करना। तो यहाँ पे टू डिफाइन एंड टू अमेंड, इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे टू कंसोलिडेट नहीं है, क्योंकि कई एक्टों में टू कंसोलिडेट भी होता है। ये क्वेश्चन जब डाउट होता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिस्टेक होता है, हमको मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि हमें प्री में अपनी सीट रिजर्व रखनी है, और प्री एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि डेट ऑफ, इसका देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस दिन ये लागू हुआ है तो उसकी डेट आपको पता है, कितनी डेट है इसकी, 1 जुलाई 1930, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछता है कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स, किस दिन लागू होता है, ये डेट आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्री के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि अब यहाँ पे देखते हैं कि इस एक्ट का विस्तार कहाँ पे है, ये कहाँ तक लागू होता है। तो आपको पता है कि जब आर्टिकल 370 के हट जाने से अब सारे एक्ट जो है, मैक्सिमम एक्ट जो है वो कहाँ तक हो गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी विस्तारित हो गए हैं। यानी कि पहले होता था कि दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब ये नहीं रहा, अब दिया है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट हट गया, क्यों, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये एक्ट अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया है। ये चीज़ याद रखना, ये डेट याद रखनी है कि अब ये पूरे भारत लागू होता है। ठीक है, उसके बाद अब सेक्शन 2 में बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दी गई है, जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब सोचिए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। अगर 5 से 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ही कवर हो जाएंगे, इसलिए इस पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या क्या थोड़ा आपको समझाते हैं कि सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, कि सेक्शन 2 में दिया हुआ है कि डिफिनीशन दी हुई, यानी परिभाषा खंड दिया गया। देखिए अब यहाँ पे 2 के पहले क्लास में क्या दिया, बायर। बायर का मतलब क्या होता है, क्रेता। ठीक है, तो बायर कौन है, हु बाइज आर एग्रीज टू बाई गुड्स, यानी कि क्रेता कौन है, जो किसी माल को खरीदता है या खरीदने का एग्रीमेंट करता है, करार करता है। हु इज बायर, जो किसी माल को खरीदता है या खरीदने का करार करता है। हु बाइज आर एग्रीज टू बाई, ये हो गया आपका क्रेता। अब देखिए अब इसी चीज़ को हमें कनेक्ट करना है, यहाँ पे 213 पे आते हैं, 21 से 213 पे आते हैं। यहाँ पे बायर दिया है, यहाँ पे सेलर दिया है। आपको पता है कि बायर कौन है, यानी क्रेता कौन है। अब हमें 213 में पहुँचना है कि सेलर कौन होता है, क्योंकि दोनों का जब तक हम लिंकिंग पॉइंट नहीं करेंगे, दोनों को लिंक नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेलर कौन है, सेम 213 में देता है कि सेलर यानी कि विक्रेता कौन है, हु सेल्स आर एग्रीज टू सेल ऑफ गुड्स, यानी कि विक्रेता कौन है, जो माल को क्या करता है, या तो बेचता है या बेचने का करार करता है। यानी 2:1 में बायर और 2:13 में क्या हो गया, सेलर हो गया। इसको आपको अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हो गया डिलीवरी। डिलीवरी को सेक्शन 2 के क्लास 2 में दिया गया है कि डिलीवरी क्या होता है, यानी परिधान क्या होता है, किसी माल का परिधान क्या कहा जाएगा। उसमें दिया है कि वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी वॉलंटरी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, स्वैच्छिक अंतरण होता है किसमें, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को। अगर किसी चीज़ का कब्जा अगर क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसे क्या बोलेंगे, डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 में हो गया। इसको आपको सिर्फ इतना ही समझना है और यही प्री के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 2:3 में क्या दिया है, 2 के क्लास 3 में डिलीवरर स्टेट, यानी कि क्या होता है, परिदेय स्थिति क्या होती है, परिदेय स्थिति क्या होती है, ये 2:3 में दिया है। तो इसको आप बेरेट से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको आपको शार्ट बताते हैं क्योंकि आपको बेरेट में। तो 2 के क्लास 3 में क्या दिया है, डिलीवरेबल स्टेट, यानी परिदेय स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो इसको भी आप अपने एक्ट से थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, हम फिर आगे बताते हैं कि अब इनको आप इनमें सेक्शन 2 के क्लास में क्या क्या बातें कहेंगे, सारे फैक्ट आपको दिमाग में याद रखना, क्योंकि वो क्या कर देंगे, वो मैचिंग करा देंगे या पूछ देंगे कि सेक्शन 100 का सेल्स ऑफ गुड सेट के सेक्शन 2 क्लास 3 में क्या बात कही गई है ना। अब उसके बाद सेक्शन 2 के क्लास 4 में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या है, इसको भी आपको ही देखना है, इसको भी आप बेरेट में देख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि 2:5 में इम्पॉर्टेंट है, ये फॉल्ट के बारे में दिया गया। फॉल्ट को बोलते हैं कसूर। तो 2:5 में दिया, कैसे जानेंगे, उसमें दिया है कि फॉल्ट में क्या होता है, फॉल्ट इंक्लूड्स एनी रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, यानी कि कोई सदोष कार्य आता है या कोई व्यतिक्रम आता है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कि फॉल्ट होता है, कसूर। कसूर में 2 बातें आती हैं, कोई रॉन्गफुल एक्ट आता है या कोई डिफ़ॉल्ट आता है, यानी कि कोई अवैध कार्य, विरुद्ध कार्य आ गया, रॉन्गफुल कार्य एक्ट, या उस पर कोई डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर गुड्स 2:6 में दिया गया है, फ्यूचर गुड्स क्या होता है, भावी माल क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भावी माल का मतलब क्या होता है कि ऐसा माल, ऐसा गुड्स जो क्या हुआ है, कब होता है, जब जो सेलर है उसको एग्रीमेंट करने के बाद क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसको विनिर्मित करता है, फिर प्रोड्यूस करता है, उसका उत्पादन करता है, और उसके बाद क्या करता है, या फिर एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द, यानी कि जो सेलर है एग्रीमेंट करने के बाद किसी माल को या तो उसको उत्पादन करना है, या उसको एक्वायर करना है, या फिर उसको विनिर्मित करना, ये तीनों बातें कब आती हैं, आफ्टर मेकिंग द एग्रीमेंट। सेलर को ऐसा करना होता है। ठीक है, तो ये किस में आ गया, आपका फ्यूचर गुड्स में आ गया। अब यहाँ पे ये 2:7 बहुत इंपॉर्टेंट, गुड्स माल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर प्रिय पूछा था कि माल में क्या आता है। तो पहली बात जान लीजिए माल में क्या आता है कि एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रत्येक किस्म की जंगम संपत्ति। लेकिन दिया है कि यहाँ की एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड
अदर देन क्या है, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, यानी कि हर किस्म की जंगम संपत्ति जो एक्शनेबल क्लेम मतलब अनुयोज्य दावा ना हो और जो धन ना हो, यानी धन, मनी और एक्शनेबल क्लेम से डिफरेंट हर तरह की जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, जिसमें क्या हो सकती है, जिसमें फसलों के अंश आ सकते हैं, ठीक है, शेयर ऑफ द क्रॉप आ सकता है, घास हो सकती है, ग्रॉस भी हो सकती है, या कोई स्टॉक हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें जो लैंड से अटैच्ड हों, जो भूमि से बद्ध हों और जिनके सेपरेट होने का एग्रीमेंट कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो गुड्स में आती हैं और गुड्स को सेक्शन 2 के क्लास 7 में डिफाइन किया गया है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, यहाँ से ज़रूर 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं सेक्शन के 2 के क्लास 8 में इंसॉल्वेंट को दिया गया। दिवालिया कौन है, इंसॉल्वेंट कौन है, क्वेश्चन ये है। इंसॉल्वेंट वो है जो जिसके ऊपर जो भी ऋण बकाया है, जो भी डेट ड्यू हैं उसको पे नहीं कर सकता है, पे करने में, संदाय करने में क्या है, असमर्थ हो जाए, जिसके नाते वो अपना कोई ऐसा कार्य ना करता हो, तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट बोलेंगे, दिवालिया बोलेंगे। ये कहाँ पे दिया है, सेक्शन 2 के क्लास 8 में। अब सेक्शन 2 के क्लास 9 में मर्केंटाइल एजेंट है, वाणिज्यिक अभिकर्ता है, ठीक है, तो इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 के क्लास 10 में प्राइस के बारे में दिया गया, कीमत क्या होती है, ये पूछता है कभी कि कीमत क्या है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के किस सेक्शन में प्राइस को डिफाइन किया है, क्या होता है, तो यहाँ पे प्राइस दिया है कि एक कंसिडरेशन एज द फॉर्म ऑफ मनी फॉर ए सेल ऑफ गुड्स, मतलब किसी भी माल को विक्रय करने के लिए, सेल करने के लिए जो कंसिडरेशन होता है, किसके रूप में, धन के रूप में, उसे क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं, कीमत बोलते हैं। तो ये 2:10 में दिया गया है, ठीक है। अब आता है 2:11 प्रॉपर्टी डिफिनेशन दिया कि संपत्ति क्या है। अगर कहीं पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कोई टर्म यूज होता है प्रॉपर्टी, तो हम उसका क्या मीनिंग लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी में दिया है कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट मेयरली ए स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति में साधारण संपत्ति आती है, ना कि कोई विशेष संपत्ति इसमें शामिल होती है, ठीक है। ये आपका 2:11 हो गया। 2:12 में दिया क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी तो ये माल की क्वालिटी, यानी क्वालिटी ऑफ गुड्स में क्या आता है, तो क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन, यानी कि माल की क्वालिटी में क्या आता है, उसकी स्थिति आती है और उसकी दशा आती है, दशा और स्थिति दोनों आता है। तो ये बिहार जुडिशरी में एक बार पूछा भी गया है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स में क्या आता है, देयर स्टेट एंड कंडीशन दोनों आता है, माल की दशा कैसी है, माल की स्थिति कैसी है, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये 2:13 को मैंने बताया ही है, सेलर को आप 2:1 बायर से मैच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेलर कौन होता है, जो किसी माल को क्या करता है, बेचता है या बेचने का करार करता है। हु बाइज और एग्रीज टू बाई ऑफ एनी गुड्स, ठीक है। उसके बाद 2:14 में दिया है कि स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, यानी विशिष्ट माल क्या होता है, कौन से माल को विशिष्ट माल कहा जाता है, इसकी डिफिनेशन 2:14 दिया हुआ है। इसमें दिया गया कि ऐसा माल विशिष्ट माल होता है जो आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ सेल, जिसका माल के विक्रय करने की संविदा के समय उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको पहचान किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। कोई पर्टिकुलर माल, कोई पर्टिकुलर गुड्स हो, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका जो 15 क्लास सब क्लास है 2 का, उसमें दिया है कि द एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट बट नॉट डिफाइंड shall have same meaning as the words defined in the इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा शब्द है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उसको वर्णन तो किया गया है, लेकिन उसकी डिफिनेशन नहीं दी गई है, तो उसकी क्या डिफिनेशन समझी जाएगी, जो भारतीय संविदा अधिनियम में दी गई, यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो दी गई है,
उसका वही मीनिंग समझा जाएगा, भले यहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो आज आपको इस लेक्चर में इतना चीज़ों को अगर समझेंगे तो यकीन मानिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में और भी जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनमें हम आपको एक समरी बेस्ड तैयारी कराएंगे और उसके बाद आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी इस पार्ट 1 में आपको क्या करना है, इन सेक्शन को बेरट से ट्रिक लगा करके अच्छे से याद कर लेना है। और क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, आप इस बात का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसके साथ मैं इतना कहूँगा कि अगर ये वास्तव में ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट भी करें, ताकि ये लेक्चर उन लोगों के भी पास पहुँचे जो किसी भी प्रॉब्लम से कोचिंग नहीं कर सकते हैं। उनको भी इस मेरे चैनल के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम पार्ट 2 में आपको इसके आगे के सेक्शन को डिस्कस कराएंगे। थैंक यू।